हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बैंडिट। और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी है। तो जाहिर सी बात है, आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक भी आप लोगों ने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे वीडियो आप तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1988 की लंदन की घटना बताई जाती है। और मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी होटल रूम में रुका हुआ था। उस आदमी के पास गन भी होती है और आगे वो आदमी प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर, एक केप लगाकर होटल रूम से बाहर निकलता है। वो आदमी उस होटल रूम के सामने ही एक बिल्डिंग में जाने लगता है। वो बिल्डिंग असल में एक बैंक होती है। वो आदमी उस बैंक में घुसता है और वहाँ पर बैठी कैशियर लेडी को गन दिखाकर कहता है, तुम्हारे ड्रॉवर में जितना भी कैश है तुरंत इस बैग में डाल दो। तब वो लेडी सारे कैश को उस बैग में डाल देती है और उसके बाद वो आदमी कैशियर लेडी को वॉल्ट रूम की तरफ ले जाने लगता है, वॉल्ट रूम से भी पैसा निकालने के लिए। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि बैंक के बाहर ही एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। आगे उस गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वालों को रेडियो में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें अभी अभी कई सारे कॉल आए और बैंक में चोरी की खबरें मिल रही है, इसलिए तुम तुरंत बैंक के पास पहुंचो। वहां पर रेड जैकेट पहने हुए कोई आदमी बैंक रॉबरी करने की कोशिश कर रहा है। तब गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस वाले को बैंक के बाहर ही एक रेड जैकेट पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो पुलिस वाला तुरंत उस आदमी के पास जाकर उस पर गन पॉइंट कर उसे रुकने को कहता है। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी प्रोस्थेटिक मेकअप करके बैंक में चोरी करने गया हुआ था, वो आदमी अब बैंक से सारा पैसा लेकर बैंक से बाहर निकल चुका था और उसने अब रेड जैकेट उतारकर एक सूट पहन लिया था। आगे वो टेलीफोन बूथ पर जाकर टेलीफोन से वो आदमी पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने बैंक के पास एक रॉबर देखा जो बैंक के अंदर रॉबरी कर रहा था। इस तरह से वो आदमी आवाज बदल कर पुलिस को कई सारे कॉल करता है, पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देता है, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए। आगे वो आदमी भीड़ में शामिल होकर पैसों का बैग लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन बैंक रॉबरी करने वाला वो आदमी बैंक के पास से गुजर रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस उस रेड जैकेट वाले आदमी से पूछताछ कर रही थी जिसे बैंक के बाहर से पकड़ा गया था। वो आदमी पुलिस को बताता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी ने मुझे रेड जैकेट पहनने के लिए दी थी। तभी रॉबरी करने वाला वो आदमी पुलिस ऑफिसर से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ? तब पुलिस ऑफिसर कहता है, अभी अभी यहाँ पर बैंक रॉबरी हुई है। यह सुनकर वो रॉबरी करने वाला आदमी वहाँ से निकल जाता है और उसे एक कार रास्ते में दिखाई देती है जो कार बिकाऊ थी। तब रॉबरी करने वाला वो आदमी जिस लेडी की वो कार थी उसे पैसा देकर वो कार खरीद लेता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। आगे उस बैंक के अंदर भी पुलिस एक रेड जैकेट पहने हुए आदमी से पूछताछ कर रही थी। पुलिस उस आदमी से पूछती है, तुम बैंक के पास क्यों खड़े थे? तब वो आदमी बताता है, किसी आदमी ने मुझे $50 दिए थे बैंक के पीछे वाले डोर के पास खड़े होने के लिए। मैं तो बस यहाँ पर खड़े होकर म्यूजिक बजाने का काम करता हूँ ताकि मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर स्नाइड आकर पुलिस ऑफिसर से कहता है, उस चोर व्हाइटमैन ने इस म्यूजिशियन को पैसे इसलिए दिए और वहाँ पर खड़ा होने के लिए इसलिए बोला ताकि जो लोग इस म्यूजिशियन को पैसा डोनेट नहीं करना चाहते थे वो दूसरे रास्ते से निकल जाए और वो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल ना करे और व्हाइटमैन का भागने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो। आगे स्नाइड उस आदमी को व्हाइटमैन नामक चोर की फोटो दिखाकर कहता है, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें $50 दिए थे? तब वो आदमी कहता है, नहीं, वो आदमी ऐसा नहीं दिखता था। तभी पास खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर कहता है, मैंने इस फोटो वाले आदमी को अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर देखा था। इसने वहाँ से एक कार खरीदी और कार लेकर निकल गया। अब कहानी में हमें व्हाइटमैन नामक चोर को दिखाया जाता है जो कि बैंक रॉबरी किया करता था और व्हाइटमैन हमें बताता है, जिस व्हाइटमैन नामक चोर को पुलिस ढूंढ रही है वो चोर मैं ही हूँ और मेरा ही नाम रॉबर्ट व्हाइटमैन है। मैंने अब तक $2.39 मिलियन की चोरी की है और ये चोरी मैंने अब तक 59 बैंक में रॉबरी करके की थी और पुलिस भी अब तक मुझे पकड़ नहीं पाई। आगे कहानी में हमें 4 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब व्हाइटमैन हमें बताता है कि उसने इन चोरियों की शुरुआत क्यों की थी, वो इस बैंक रॉबरी की लाइन में कैसे आया था। 4 साल पहले व्हाइटमैन डिट्रॉय मिशिगन में रहा करता था और उसका असली नाम गिलबर्ट गैल्विन था। गिलबर्ट एक कोर्ट में जज के सामने होता है और उस पर उस समय एक केस चल रहा था। उसने एक फेक चेक का यूज किया था और गिलबर्ट का वकील उसकी सजा कम करवाने के लिए जज से अपील कर रहा था
और गिलबर्ट का वकील सिर्फ 18 महीने की करेक्शनल फैसिलिटी जेल दिलवाने में कामयाब हो जाता है। आगे गिलबर्ट गैल्विन 6 महीने तक उस करेक्शन फैसिलिटी में बिताता है और उसके बाद वो एक दिन मौका पाकर उस जेल से भाग जाता है। वो भागकर यूएस बाउंड्री क्रॉस करके साल 1985 में कनाडा के ओटावा शहर पहुंच जाता है। तब गिलबर्ट को नौकरी के लिए एक ऐड दिखाई देता है जिसमें आइसक्रीम कंपनी को आइसक्रीम सेलर की जरूरत थी, इसलिए गिलबर्ट इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर एक आदमी गिलबर्ट का इंटरव्यू लेता है। गिलबर्ट को नौकरी देने से पहले वो आदमी गिलबर्ट के बारे में पूछता है और फिर उसका आईडी कार्ड मांगता है। तब गिलबर्ट के पास कोई भी आईडी कार्ड मौजूद नहीं था। तब गिलबर्ट कहता है आईडी कार्ड मेरी कार में रह गया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। गिलबर्ट वहाँ से जाने लगता है, तभी उससे थोड़ी दूर पर एक भिखारी दिखाई देता है। वो उस भिखारी को $22 देकर उसका आईडी कार्ड ले लेता है। उस भिखारी की आईडी कार्ड में उसका नाम रॉबर्ट वाइटमैन लिखा हुआ था। तब गिलबर्ट उस आईडी कार्ड को आइसक्रीम कंपनी में इंटरव्यू लेने वाले आदमी को दिखाकर वो नौकरी ले लेता है। गिलबर्ट को नौकरी तो मिल जाती है, पर अभी भी गिलबर्ट के पास कनाडा में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए गिलबर्ट एक लोकल चर्च के हॉस्टल में जाता है जहां पर जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए जगह मिला करती थी। रॉबर्ट वहां पर पहुंचकर वहां का दरवाजा खटखटाता है और तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है। उस लड़की का नाम एंड्रिया होता है और एंड्रिया रॉबर्ट को हॉस्टल में एंट्री दे देती है। आगे एंड्रिया रॉबर्ट को अंदर बुलाकर उससे उसके बारे में सारी जानकारी लेती है। अगले दिन रॉबर्ट अपनी आइसक्रीम बेचने वाली जॉब को ज्वाइन कर लेता है। धीरे धीरे रॉबर्ट इस काम को बहुत अच्छे से करने लगता है। वो चर्च में रहने लगता है, पर एक दिन जब रॉबर्ट काम पर जाता है तब जिस आदमी ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था वो आदमी रॉबर्ट को बताता है कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया और कंपनी और भी लोगों को जॉब से निकाल रही है, इसलिए बेटर होगा कि तुम अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत गुस्सा होता है और उसके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था सिवाय दूसरी नौकरी ढूंढने के। उस रात रॉबर्ट एक नाइट क्लब में जाता है और वहाँ पर ड्रिंक करता है। तभी उस क्लब में उसे एक टॉमी के नाम का आदमी दिखाई देता है जो शहर में 2 नंबर का काम किया करता था। रॉबर्ट वहाँ पर ड्रिंक करते हुए टॉमी और उसके साथ डील करने वाले आदमी की सारी बातें सुन रहा था और रॉबर्ट टॉमी की बातों को सुनकर समझ जाता है कि टॉमी 2 नंबर का काम करता है। आगे रॉबर्ट क्लब से निकल जाता है और वापस चर्च वाले हॉस्टल में पहुंचता है तो वहां पर उसे बाहर ही एंड्रिया मिलती है और वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। आगे उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी थी और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तब एंड्रिया रॉबर्ट से पूछती है तुम कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब रॉबर्ट कहता है मेरे पिता कनाडा के दूसरे हिस्से में रहा करते थे, वो वहाँ पर काम किया करते थे और मेरी मॉम से मेरी बातचीत नहीं होती। आगे रॉबर्ट एंड्रिया से उसके बारे में पूछता है और एंड्रिया उसे बताती है मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे और देश में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण मुझे काफी नुकसान हुआ था। मेरे हाथ से मेरा घर भी छीनने वाला था, इसलिए डिग्री पूरी करने के बाद मैं सोशल वर्कर का काम करने लगी और यही अब बस मेरा गोल है। मैं कुछ खास नहीं करना चाहती, बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तब रॉबर्ट कहता है मेरा गोल है कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊं और बहामास में जाकर एक बार खोलूं। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों को साथ रहते रहते 8 महीने बीत चुके थे और दोनों एक कपल की तरह घर में रहने लगे थे। एक दिन रॉबर्ट ग्रोसरी और सामान लेकर घर के अंदर आता है और तब एंड्रिया बाथरूम में बैठी हुई थी। एंड्रिया थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो टेस्ट पॉजिटिव आया था। दूसरी तरफ रॉबर्ट वहीं रखा न्यूज़पेपर उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। तब रॉबर्ट को न्यूज़पेपर के अंदर गिलबर्ट गैल्विन का नाम दिखाई देता है जो कि रॉबर्ट का खुद का ही असली नाम था। उस न्यूज में पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि गिलबर्ट गैल्विन नाम का आदमी अपने 18 महीने की सजा पूरी किए बिना ही जेल से भाग गया है और उसके बारे में पुलिस को अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पुलिस को बस ये पता है कि ये आदमी कनाडा के किसी हिस्से में रह रहा है। यह खबर पढ़ते ही रॉबर्ट टेंशन में आ जाता है। डिनर के बाद एंड्रिया रॉबर्ट से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब रॉबर्ट भी एंड्रिया से कहता है मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ हफ्तों के लिए कनाडा के दूसरे हिस्से वेस्ट हिस्से में जाना पड़ेगा। मुझे वहाँ पर अच्छा काम मिला है 2-3 हफ्तों के लिए, इसलिए मैं वहीं रहूंगा। यह सुनकर एंड्रिया को लगता है कि रॉबर्ट शायद रिलेशनशिप छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए एंड्रिया अपनी प्रेगनेंसी वाली बात उसे नहीं बताती। अगले दिन रॉबर्ट बस में बैठकर कनाडा के वैनकूवर शहर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर रॉबर्ट सबसे पहले नौकरी की तलाश में लग जाता है, पर कहीं भी उसे उसके लायक जॉब नहीं मिल पाती और नौकरी की तलाश कर करके वो परेशान हो जाता है। आगे रॉबर्ट सड़क पर खड़ा होकर सोच रहा था, तभी अचानक उसकी नजर एक सिक्योरिटी ट्रक पर पड़ती है। वो सिक्योरिटी ट्रक बैंक के सामने खड़ा था और उस ट्रक में से एक आदमी निकलकर ट्रक के अंदर से पैसों का बैग निकालकर बैंक के अंदर जाता है। तब वहां पर सिक्योरिटी वाला दूसरा आदमी भी ट्रक के बाहर खड़ा होकर अंदर वाले का इंतजार कर रहा था और उस दूसरे आदमी का ध्यान ट्रक के दरवाजे की तरफ नहीं था।
रॉबर्ट के दिमाग में भी अचानक यही ख्याल आता है कि वो सिक्योरिटी ट्रक के पास जाए और पैसों का बैग उठाकर चुपचाप वहां से निकल जाए, पर बाद में उसे लगता है कि ये गलत होगा, इसलिए वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल लेता है। आगे रॉबर्ट टेलीफोन बूथ पर जाकर एंड्रिया को फोन करता है और वो उसे बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिल पाई। तब एंड्रिया रॉबर्ट से कहती है तुम यहाँ पर आ जाओ और यहीं पर काम ढूंढना शुरू कर दो। आगे एंड्रिया रॉबर्ट को न्यूज भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही रॉबर्ट पिता बनने वाला है। रॉबर्ट ये सुनकर काफी खुश होता है और वो कहता है हम अब एक फैमिली बन चुके हैं। एंड्रिया को भी ये सुनकर सुकून मिलता है कि रॉबर्ट उसे धोखा देकर नहीं भागना चाहता था। आगे रॉबर्ट एंड्रिया से कहता है मुझे अभी जाना पड़ेगा, थोड़ा काम है, और रॉबर्ट खुशी के मारे सड़क पर ही नाचने लगता है। और तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो बाप बनने वाला है और जल्दी उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसके सामने अभी भी वो सिक्योरिटी ट्रक खड़ा हुआ था। आगे रॉबर्ट कैप लगाकर उसी बैंक में जाता है। तभी रॉबर्ट देखता है कि बैंक में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और इसके अलावा बैंक में कोई भी हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। उसके बाद रॉबर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप की तलाश में मार्केट घूमने लगता है। तब उसे एक दुकान दिखती है और वो उस दुकान के अंदर चला जाता है। उस दुकान के अंदर बैठकर एक लड़की एक्टिंग के ऊपर किताब पढ़ रही थी। रॉबर्ट उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की एक्टर बनना चाहती है। तब रॉबर्ट उस लड़की से बात करता है और वो ऐसा बताता है कि वो भी एक एक्टर है। आगे रॉबर्ट उस लड़की से उधार में कॉस्ट्यूम मांगता है जिसके पैसे वो बाद में देने को कहता है। तब वो लड़की रॉबर्ट को एक्टर समझकर उसकी ये बात मान जाती है और उसे उधार में कॉस्ट्यूम देती है। उसके बाद रॉबर्ट उस कॉस्ट्यूम को पहनकर प्रोस्थेटिक मेकअप कर अचानक बैंक में घुस जाता है और वहां पर जाकर रॉबर्ट लेडी क्लर्क से कहता है मैं एक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूँ और मुझे बैंक की अथॉरिटी से अभी बात करनी है। आगे रॉबर्ट बैंक मैनेजर से मिलता है। तब बैंक मैनेजर रॉबर्ट को कहता है अभी हमारे पास बजट की बहुत कमी है, इसलिए हमें लोकल गार्ड पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तब रॉबर्ट कहता है मान लो कोई बैंक के अंदर आ जाए और वॉल्ट रूम ओपन करने के लिए कहे। तब बैंक मैनेजर कहता है अगर बैंक रॉबर के पास हथियार होगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप असिस्टेंट मैनेजर जेसिका से बात कर सकते हैं। आगे रॉबर्ट सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में जाता है जो उस एरिया में जितने भी बैंक मौजूद थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। वहां पर पहुंचकर रॉबर्ट सिक्योरिटी ऑफिस में बैठे एक आदमी से मिलता है और रॉबर्ट उसे कहता है मुझे पता चला है कि आप इस एरिया के सभी बैंकों को सिक्योरिटी देते हैं, मुझे जॉब की जरूरत है और ये मेरा रिज्यूम है। तब वो सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा हुआ आदमी कहता है अभी हमारे पास कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। इस पर रॉबर्ट उस आदमी से पूछता है आप यहाँ पर कितने लोग काम करते हो? तब वो आदमी कहता है यहाँ पर शिफ्ट में काम होता है, मैं सोमवार से बुधवार तक काम करता हूँ और उसके बाद दूसरा आदमी गुरुवार से शनिवार तक काम करता है। तब रॉबर्ट वहाँ से जाने से पहले वहाँ काम करने वाले दूसरे आदमी का डेटा चुरा लेता है। उसके बाद रॉबर्ट फोन बूथ पर जाकर उस दूसरे सिक्योरिटी वाले आदमी को कॉल करके कहता है तुम्हारे बॉस चाहते हैं कि तुम इस बार काम पर मत आओ, तुम्हें अगले हफ्ते तक की छुट्टी दे दी गई है। रॉबर्ट ने कॉल करके बड़ी आसानी से उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी पर भेज दिया था। आगे रॉबर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप करने की कुछ क्लासेस अटेंड करता है और वो क्लास से एक प्रोस्थेटिक नोज भी चुरा लाता है। फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन वो बैंक में चोरी करने वाला था। रॉबर्ट सीधा कैशियर के पास जाकर उसे एक पेपर नोट देता है। जेसी नाम की कैशियर उस नोट को पढ़ती है तो उसमें लिखा था तुम्हें चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। जेसी को ये सब पढ़कर मजाक लग रहा था। रॉबर्ट अपनी जेब के अंदर से अपना हाथ दिखाता है जिसे देखकर जेसी को लगता है कि रॉबर्ट के पास एक गन है और जेसी ये देखकर डर जाती है। तब रॉबर्ट जेसी से कहता है सारे पैसे इकट्ठा करके मुझे दे दो और अलार्म बजाने की कोशिश भी मत करना। तब जेसी अपना बैग निकालकर उसमें सारा पैसा भरकर रॉबर्ट को कैश से भरा बैग दे देती है और रॉबर्ट पैसों का बैग लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही रॉबर्ट सबसे पहले उस कॉस्ट्यूम एक्टर की शॉप पर जाता है जिससे उसने कॉस्ट्यूम उधार लिए थे। आगे रॉबर्ट उस लड़की से बाथरूम यूज करने की परमिशन मांगता है। रॉबर्ट को वहीं पर एक सूट दिखाई देता है जिसे रॉबर्ट पहनकर वहां से निकल जाता है। रॉबर्ट बहुत खुश था कि उसके पास अब अच्छे खासे पैसे थे। आगे रॉबर्ट फ्लाइट में बैठकर एंड्रिया के पास जाने के लिए निकल जाता है। रॉबर्ट की फ्लाइट ओटावा में लैंड होती है और वो बाहर निकलता है तो बाहर एंड्रिया उसका वेट कर रही होती है। रॉबर्ट और एंड्रिया दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे कहानी में हमें पुलिस डिटेक्टिव स्नाइड को दिखाया जाता है और स्नाइड एक लोकल चोरी की साइट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहां पर एक दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसर आकर स्नाइड से मिलता है और उस ऑफिसर का नाम हॉफमैन होता है और हॉफमैन स्नाइड से कहता है हम दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। इस वक्त तक देश में 8,224 रॉबरी हो चुकी है और हमें किसी भी तरह से इन रॉबरी को रोकना पड़ेगा। हॉफमैन का प्लान होता है कि स्नाइड और वो दोनों अलग अलग होकर नहीं बल्कि एक ही टीम बनकर इन सारी चोरियों को रोके।
तब स्नाइड कहता है हमें टीम बनाने के लिए और इन चोरों को पकड़ने के लिए काफी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। हमें एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा जिसे हमारे बॉस अप्रूव करे। हॉफमैन कहता है मैंने पहले ही प्रपोजल बना लिया है और हॉफमैन स्नाइड को अपना प्रपोजल दिखाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट चोरी के पैसों से अच्छी खासी जिंदगी जीने लगा था और एक दिन वो एंड्रिया को कहीं घुमाने ले जाता है। रॉबर्ट एंड्रिया को एक बंगला दिखाता है और रॉबर्ट एंड्रिया को बताता है कि उसने घर खरीद लिया और वो एंड्रिया को घर के अंदर ले जाता है। तब एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आता कि इतना महंगा घर रॉबर्ट कैसे खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तब रॉबर्ट एंड्रिया से कहता है मुझे एक अच्छा बिजनेस मॉडल मिला है जिससे हमें कंपनी के पास जाना पड़ता है और हम उन कंपनी को उनके सिक्योरिटी सिस्टम की वीकनेस को बताते हैं, जिसके बदले हम उनसे पैसा लेते हैं। आगे रॉबर्ट हमें बताता है कि उसने इस घर की अभी डाउन पेमेंट की है। उसने बैंक रॉबरी से $20,000 चुराए थे और 15,000 का डाउन पेमेंट उसने इस घर के लिए कर दिया और इस घर की असली कीमत $95,000 है। उधर रॉबर्ट बेचैन होता है कि उसने घर तो खरीद लिया पर उसे घर का बाकी का पैसा अभी भी चुकाना था। वो खाली बैंक रॉबरी के भरोसे नहीं रह सकता था, उसे एक टाइप का लोन चाहिए था। आगे कुछ पैसा उधार लेने के इरादे से रॉबर्ट टॉमी के क्लब में जाता है। तब रॉबर्ट टॉमी को सीधा अपना नाम बताते हुए कहता है मुझे कुछ उधार पैसा चाहिए, मैं तुम्हें लौटा सकता हूँ अच्छे इंटरेस्ट रेट पर। टॉमी यकीन नहीं कर पा रहा था। तब रॉबर्ट टॉमी को अपने साथ आने के लिए कहता है और रॉबर्ट टॉमी को अपने साथ ले जाकर दरवाजे के सामने वाला बैंक दिखाते हुए कहता है मैं इस बैंक में जाऊंगा और 3 मिनट में इस बैंक का पैसा लूटकर यहाँ आ जाऊंगा। टॉमी कहता है अगर तुम इतनी आसानी से पैसे चुरा सकते हो तो तुम मुझसे उधार क्यों मांग रहे हो। तब रॉबर्ट कहता है एक बैंक को चुराने में मुझे इतना सारा इकट्ठा पैसा नहीं मिल सकता है, इसलिए मुझे तुमसे उधार चाहिए और मैं तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट भी दूंगा। तब टॉमी रॉबर्ट को 30% ब्याज पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। तब रॉबर्ट बैंक की तरफ जाने लगता है और बैंक लूटने से पहले वो बाहर ही बने टॉयलेट में जाता है। टॉयलेट में जाकर रॉबर्ट अपने कपड़े चेंज कर लेता है। जब वो टॉयलेट से निकलता है तो उसके कपड़े पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। तब रॉबर्ट अपने कपड़े चेंज करके बैंक के अंदर जाता है और टॉमी घड़ी देख रहा होता है। तभी टॉमी को क्लब के पीछे वाला दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। टॉमी पीछे जाकर देखता है तो रॉबर्ट दरवाजा खोलकर अंदर आता है और रॉबर्ट ने उस बैंक को लूट लिया होता है। इस बार उसके पास काफी सारा पैसा था। तब रॉबर्ट कहता है अकेले कनाडा में ही 5,000 बैंक है जहां पर कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती। मुझे लगभग एक चोरी करने में $20,000 तक मिल जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर टॉमी रॉबर्ट का पार्टनर बन जाता है। उसके बाद रॉबर्ट चोरियों का सिलसिला शुरू कर देता है। वो भेष बदलकर काफी सारी बैंक रॉबरी करने लगता है। वो हर बार कैशियर के पास जाकर कैशियर को लिखा हुआ नोट देकर या फिर उसे गन दिखाकर ड्रॉवर का सारा पैसा बैग में भरने के लिए कहता है और इस तरह से रॉबर्ट तकरीबन 50 के ऊपर चोरियां कर डालता है। टॉमी को भी इसका बहुत फायदा मिलता है क्योंकि उसे ब्याज के पैसे मिल रहे थे। दूसरी तरफ स्नाइड और हॉफमैन को भी उनकी ज्वाइंट टास्क फोर्स के लिए परमिशन मिल चुकी थी और उन्होंने टास्क फोर्स का नाम प्रोजेक्ट कैफे रखा था। एक रात रॉबर्ट अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है बेडरूम में एंड्रिया थी और उसके पास बहुत सारा कैश था। वो सारा कैश एंड्रिया को रॉबर्ट की तिजोरी से मिला था। एंड्रिया रॉबर्ट से पूछती है आखिर तुम काम क्या करते हो, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया। रॉबर्ट एंड्रिया को एक न्यूज़पेपर देकर उसमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाता है। उस न्यूज़पेपर में बैंक रॉबरी की खबर छपी हुई थी। रॉबर्ट एंड्रिया को बताता है मैं एक बैंक चोर हूँ और मैं बैंक से पैसा चुराता हूँ। पर एंड्रिया को रॉबर्ट के बारे में ये सुनकर इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि वो भी बैंक वालों से नफरत करती थी। एंड्रिया रॉबर्ट से कहती है तुम बैंक से पैसे चुराते हो, मुझे देखना है तुम ये सब कैसे करते हो। आगे रॉबर्ट एंड्रिया को भी अपने साथ ले जाता है बैंक रॉबरी करने के लिए। रॉबर्ट कार से उतरकर बैंक के पास ही बने कैफे में जाता है और जब रॉबर्ट कैफे से बाहर निकलता है तो उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और उसके हाथ में कॉफी थी। एंड्रिया भी कार में बैठकर रॉबर्ट को देख रही थी और वो अचंभित थी कि रॉबर्ट ने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए। आगे रॉबर्ट कॉफी को लेकर बैंक के अंदर जाता है और बैंक की वॉशरूम में जाकर रॉबर्ट कॉफी के अंदर कुछ डालता है जिसके कारण कॉफी के अंदर से धुआं निकलने लगता है। आगे रॉबर्ट उस कॉफी को एसी डक के अंदर रख देता है जिसके कारण एसी डक में धुआं भर चुका था और उसके बाद बैंक में फायर अलार्म बजता है। जो लोग भी बैंक में मौजूद थे वो जल्दी जल्दी बैंक के बाहर निकलने लगते हैं। यह सब देखकर कार में बैठी एंड्रिया डरने लगती है। तभी वहां पर फायर ब्रिगेड आ जाती है और उसमें से फायरमैन निकलकर लोगों को बचाने लगते हैं। तभी बैंक में से एक फायरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर आदमी बाहर निकलता है और वो एंड्रिया की गाड़ी के पास आकर एंड्रिया की गाड़ी में बैठ जाता है। तब एंड्रिया देखती है कि वो फायरमैन रॉबर्ट ही था जिसने फायरमैन के कपड़े पहन रखे थे और रॉबर्ट अपने साथ यूनिफॉर्म में कई सारा पैसा लेकर आया था बैंक के अंदर से। एंड्रिया रॉबर्ट का ये कारनामा देखकर बिल्कुल हैरान थी और वो रॉबर्ट को किस करने लगती है।
दूसरी तरफ स्नाइड टॉमी के क्लब के बाहर नजर रख रहा था। तब स्नाइड और हाफमैन देखते हैं कि केप लगाया हुआ एक आदमी क्लब के अंदर जाता है। रॉबर्ट अपने प्रोस्थेटिक मेकअप में क्लब के अंदर गया था टॉमी से मिलने के लिए। उसे देखकर टॉमी कहता है, तुम मेकअप लगाकर क्यों आए हो? तब रॉबर्ट कहता है, मैं सीधा बैंक लूट कर आ रहा हूँ, इसलिए मेकअप अभी तक भी लगा रखा है। तब टॉमी कहता है, तुमने बहुत सारे बैंकों की चोरी अब तक कर ली है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी चोरी करो और उसके बाद तुम रिटायर हो जाओ। यह सुनकर टॉमी खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था। रॉबर्ट का आदमी डायमंड डेव भी वहीं पर खड़ा था और वो भी इन सारी बातों को सुन रहा था। तब टॉमी रॉबर्ट के सामने एक प्रपोजल रखता है, अगर तुम वैनकूवर में चोरी करने जाओगे तो तुम वहां पर अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मेरा एक आदमी भी जाएगा बिशप बैकअप के लिए। आगे रॉबर्ट वॉशरूम चला जाता है। तभी क्लब के अंदर ऑफिसर स्नाइड भी आता है। स्नाइड को देखकर टॉमी स्नाइड से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई वारंट लेकर आए हो? स्नाइड कहता है, अभी तो नहीं, पर मैं जल्दी वारंट लेकर आऊंगा। आगे स्नाइड भी वॉशरूम चला जाता है और वो वॉशरूम में उस केप पहने हुए आदमी को ढूंढ रहा था। तभी स्नाइड देखता है कि बाथरूम से रॉबर्ट बाहर निकलता है और रॉबर्ट ने बाथरूम में अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपना मेकअप भी उतार लिया था। स्नाइड रॉबर्ट के चेहरे पर बचा हुआ प्रोस्थेटिक मेकअप देख लेता है और स्नाइड समझ जाता है कि रॉबर्ट ही वो केप वाला आदमी है जो क्लब के अंदर आया था। तब उसने अपने चेहरे पर प्रोस्थेटिक मेकअप किया था। आगे रात में जब स्नाइड सो रहा था तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और कॉल को सुनकर स्नाइड जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में हाफमैन स्नाइड को बताता है, डायमंड डेव टॉमी का आदमी अभी हमारे कब्जे में है। आगे स्नाइड डायमंड डेव से पूछताछ करके हाफमैन को आके बताता है, उस दिन क्लब के अंदर जो आदमी कैप पहनकर गया था और जो आदमी कोट पहनकर बाहर निकला था, वो दो अलग अलग आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी है। और मुझे डायमंड डेव ने यह भी बताया कि चोरी करने वाले उस आदमी का नाम रॉबर्ट वाइटमैन है। वह वैनकूवर में एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला है। हमें जल्दी वैनकूवर के लिए निकलना पड़ेगा, तुम जल्दी से फ्लाइट का टिकट करवा दो। आगे स्नाइड अपनी टीम लेकर बैंक के बाहर निगरानी देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब स्नाइड को बैंक के बराबर में ही एक मॉल नजर आता है, जिस मॉल के बाहर एक वैन खड़ी हुई थी और उस वैन से एक आदमी निकलकर गमले मॉल के बाहर जमा रहा था। स्नाइड को उस आदमी को देखकर उस पर शक होता है कि ये चोरी करने के लिए कोई डाइवर्जन तो नहीं। रॉबर्ट और टॉमी का आदमी बिशप उस वक्त मॉल में ही मौजूद थे। वो दोनों एक ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। आगे रॉबर्ट स्टोर के अंदर जाकर काउंटर पर खड़ी लेडी से कहता है, जल्दी से सारी ज्वेलरी इस बैग में डाल दो। तब बिशप अपने पास से शॉटगन निकालकर उस लेडी को डराने लगता है। तभी ज्वेलरी स्टोर के बाहर से एक आदमी अंदर आ रहा था। तब रॉबर्ट बिशप को कहता है, तुम उसे संभालो। वो आदमी अंदर आता है तो बिशप उस पर गन अड़ाकर उसे नीचे लेटने को कहता है और डर के वो लेडी भी ज्वेलरी को बैग में भरने लगती है। तब बिशप स्नाइड को ग्लास से आते हुए देख लेता है और वो रॉबर्ट से कहता है, रॉबर्ट हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, पुलिस बाहर आ चुकी है। स्नाइड बिल्कुल मॉल के पास पहुंच चुका था। तभी रॉबर्ट अपने पास से एक रिमोट कंट्रोल निकालकर उसका बटन दबाता है और उसी वक्त मॉल के बाहर रखे गमलों में ब्लास्ट होता है, जिससे वहां चारों तरफ धुआं फैल चुका था। मौका देखकर रॉबर्ट और बिशप पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। तब स्नाइड भी जल्दी जल्दी स्टोर में जाता है और वो रॉबर्ट और बिशप का पीछा करने लगता है। रॉबर्ट और बिशप मॉल से निकलने लगते हैं तभी उन्हें एक कमरा दिखाई देता है। रॉबर्ट उस कमरे को अंदर से लॉक कर देता है और बिशप दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां स्नाइड आकर रॉबर्ट को अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है, पर बिशप ने पीछे वाला दरवाजा खोल दिया था और रॉबर्ट और बिशप दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। चोरी करने के बाद रॉबर्ट एंड्रिया को कॉल करके कहता है, जल्दी जल्दी पैकिंग करो, हम आज ही बहामास के लिए निकलने वाले हैं। रॉबर्ट अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है एंड्रिया की हालत खराब थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तब रॉबर्ट तुरंत एंड्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और एंड्रिया हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म देती है। रॉबर्ट जब बेटी को अपने हाथ में लेता है तो उसका प्लान बदल जाता है। आगे पुलिस रॉबर्ट के बारे में सब कुछ पता करके उसके घर पहुंचती है तो वहां पर रॉबर्ट और उसकी वाइफ मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ रॉबर्ट एंड्रिया को लेकर कनाडा के साउथ से नॉर्थ वाले हिस्से में रहने चला गया था और एंड्रिया रॉबर्ट से कहती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तब रॉबर्ट कहता है, सारे ट्रेन स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर पुलिस मेरी तलाश कर रही है। टॉमी ने आखिरी वक्त पर मेरे रहने के लिए जगह की जुगाड़ की है, ये हमारे लिए पूरी तरह से सेफ जगह है। रॉबर्ट और एंड्रिया को साथ रहते रहते अब 18 महीने बीत चुके थे। एक दिन टॉमी के रॉबर्ट से मिलने उसके घर पर आता है। तब टॉमी रॉबर्ट से कहता है, तुम्हें ये नई जिंदगी कैसी लग रही है? क्या तुम पुराने काम को मिस कर रहे हो? रॉबर्ट कहता है, नहीं, मुझे अभी यहाँ पर सुकून मिल रहा है, मैं उस पुराने काम को और नहीं करना चाहता। टॉमी के जाने के बाद रॉबर्ट अपनी तिजोरी देखता है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। रॉबर्ट ये बात एंड्रिया को बताता है और एंड्रिया इस बार चोरी करने से साफ साफ इनकार कर देती है।
रॉबर्ट इस बारे में रात भर सोचता है और अगली सुबह वो पेपर पर नोट लिखकर वहां से निकल जाता है। रॉबर्ट ने पेपर में लिखा था कि उसे लंदन में काम मिला है, इसलिए वो वहां पर जा रहा है। एंड्रिया सुबह उठकर नोट पढ़ती है तो वो हैरान होती है कि रॉबर्ट उसे बिना बताए वहां से चला गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंड्रिया और रॉबर्ट जहां पर रह रहे थे वहीं पर आसपास हॉफमैन और स्नाइड भी अपनी टीम के साथ रॉबर्ट के घर पर नजर रख रहे थे। वो लोग रॉबर्ट को पकड़ना चाह रहे थे पर रॉबर्ट उन्हें घर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली स्नाइड इस बात को कंफर्म करने के लिए रॉबर्ट के घर पर फोन करता है और एंड्रिया से रॉबर्ट के बारे में पूछता है। तब एंड्रिया बताती है रॉबर्ट अभी घर पर नहीं है और स्नाइड के दिमाग में ख्याल आता है कि रॉबर्ट घर पर नहीं है तो जरूर किसी चोरी का प्लान कर रहा होगा। स्नाइड अपनी टीम को लोकल एयरपोर्ट पर चेक करने के लिए कहता है और उसे क्लू मिल जाता है कि रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम के आदमी ने टोरंटो से लंदन के लिए फ्लाइट ली है। स्नाइड समझ जाता है कि रॉबर्ट जरूर लंदन में चोरी करने के लिए गया है, इसलिए स्नाइड और हॉफमैन भी लंदन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट व्हाइटमैन लंदन पहुंच चुका था और वो लंदन के अपने होटल में बैठा हुआ था। यह फिल्म का पहला ही सीन था जब रॉबर्ट रूम के सामने वाले बैंक को लूटने वाला था। अब फिल्म में हमें मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जब रॉबर्ट बैंक में जाकर बैंक में कैशियर को पैसा बैग में भरने के लिए कहता है। रॉबर्ट के चोरी करने के बाद जब स्नाइड बैंक में पहुंचता है तो उसे पुलिस वाला बताता है कि उसने अभी अभी उस आदमी को देखा था, वो यहाँ से कार लेकर निकला है। उसके बाद स्नाइड और हॉफमैन वहां के लोकल एयरपोर्ट पर जाते हैं जहां से एक चार्टर्ड प्लेन कनाडा के लिए निकलने वाला था। वो लोग एयरपोर्ट पर रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम के आदमी के लिए लुकआउट नोटिस जारी करते हैं और उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि रॉबर्ट चार्टर्ड प्लेन में बैठा हुआ है और वो यहाँ से कनाडा के लिए उड़ने वाला है। आगे प्लेन लंदन से कनाडा के लिए उड़ान भर लेता है और रॉबर्ट व्हाइटमैन कनाडा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। तब वहां पर एंड्रिया भी अपनी बेटी के साथ रॉबर्ट का इंतजार कर रही थी। तभी रॉबर्ट देखता है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ गई थी और पुलिस ने रॉबर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। आगे पुलिस रॉबर्ट को पकड़कर वहां से ले जाती है और सबसे पहले स्नाइड रॉबर्ट व्हाइटमैन से पूछताछ शुरू करता है। तब स्नाइड रॉबर्ट से कहता है हमने तुम्हारी सारी हिस्ट्री निकाल रखी है, तुम्हारा असली नाम गिलबर्ट गैल्विन है और अब तुम नहीं बच सकते। रॉबर्ट को पता चलता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। तब वो स्नाइड के साथ एक डील करता है और वो कहता है मैं सारी बैंक रॉबरी को एक्सेप्ट कर लूंगा पर उसके बदले तुम्हें मेरी वाइफ एंड्रिया को मुझसे मिलवाना पड़ेगा। आगे रॉबर्ट और एंड्रिया की मुलाकात होती है पुलिस कस्टडी में। एंड्रिया रॉबर्ट पर गुस्सा करती है कि रॉबर्ट ने उससे अपना नाम भी झूठा बताया। तब रॉबर्ट कहता है मेरी सारी बातें झूठी हो सकती है पर एक बात बिल्कुल झूठी नहीं है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं अब नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो, इसलिए तुम यहाँ से जितनी दूर हो सके वहाँ चले जाओ। उसके बाद जेल में रॉबर्ट से मिलने टॉमी आता है। तब टॉमी कहता है तुम अपनी सजा कम करवा सकते थे मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देकर। रॉबर्ट कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की है और मैं दोस्ती को निभाऊंगा। रॉबर्ट टॉमी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता और वो उसे बचा लेता है। आगे गिलबर्ट गैल्विन यानी रॉबर्ट व्हाइटमैन को इस केस में 20 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद भी स्नाइड और हॉफमैन के द्वारा प्रोजेक्ट कैफे जारी रखा जाता है और इस प्रोजेक्ट के दौरान उनकी टीम ने 80 लोगों को पकड़ा था और काफी सारी चोरियों को रोका था। उसके बाद साल 1992 में एक बार फिर उन्होंने ऐसी ही टास्क फोर्स बनाई और इस बार उन्होंने टॉमी के को भी पकड़ लिया। प्रोजेक्ट कैफे के दौरान डिटेक्टिव स्नाइड का उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया। वहीं एंड्रिया को एक और बेटी होती है जो बेटी रॉबर्ट की थी। एंड्रिया रॉबर्ट को अपनी बेटी से मिलवाने लाती है और साल 1988 में एंड्रिया और रॉबर्ट का भी डिवोर्स हो जाता है। रॉबर्ट जेल से निकलने के बाद अपनी बेटियों के साथ कांटेक्ट में रहता है और वो अब एक ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा था। रॉबर्ट ने कुल $2.3 मिलियन की चोरी की थी और रॉबर्ट व्हाइटमैन कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बैंक रॉबर था। फिल्म के एंड में असली गिलबर्ट गैल्विन यानी रॉबर्ट व्हाइटमैन का इंटरव्यू दिखाया जाता है और रिपोर्टर रॉबर्ट व्हाइटमैन से पूछता है आपने इतना सारा पैसा चुराया तो इतना सारा पैसा कहां पर गया। तब गिलबर्ट गैल्विन यानी रॉबर्ट व्हाइटमैन हंसते हुए कहता है मेरे पास सचमुच कोई भी पैसा नहीं है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।